हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है राष्ट्रवाद के विभिन्न उपागम बताइए। तो मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद के विभिन्न उपागम या दृष्टिकोण कौन कौन से हैं। चलिए हम बात करते हैं राष्ट्रवाद के उपागमों पर। उससे पहले हम राष्ट्रवाद किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानेंगे कि राष्ट्रवाद की अवधारणा होती क्या है। तो राष्ट्रवाद एक भावना है जिसका संबंध मातृभूमि, एक समान भाषा, एक आदर्श और ऐतिहासिक परंपराओं, मान्यताओं और रीति रिवाजों से है। तो बच्चों, राष्ट्रवाद को एक भावना के रूप में प्रकट किया गया है और राष्ट्रवादी व्यक्ति वह होता है जिसका संबंध मातृभूमि और एक समान विचारधारा वाले लोग और एक आदर्श और ऐतिहासिक परंपरा, मान्यता और रीति रिवाजों से संबंधित होते हैं। और यह व्यक्ति जो राष्ट्रवाद जो होता है वो पूरे देश में जो लोग होते हैं उनकी एक समान रीति रिवाज होते हैं, विचारधारा होती है। तो फिर वो एक रीति रिवाज और परंपरा और एक आदर्श, एक भाषा और मातृभूमि के आधार पर वे लोग एकजुट हो जाते हैं और वो सभी लोग एकजुट होकर अपने निजी हितों को छोड़कर देश हित के बारे में सोचने लग जाते हैं और देश की भलाई के लिए वो काम करने लग जाते हैं। ऐसी भावना को हमने राष्ट्रवाद की भावना दिया है। तो राष्ट्रवाद का जन्म 15वीं व 17वीं शताब्दी में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, भारत आदि देशों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इसके अतिरिक्त इटली और जर्मनी के राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया 15वीं और 17वीं शताब्दी में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस में भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ, क्योंकि अमेरिका भी एक राष्ट्रवादी देश है और ब्रिटेन ने भी अपने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया और उन्होंने अपने हित के लिए ही उन्होंने अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया। अगर हम बात करें भारत के अंदर जो राष्ट्रवादी भावना जो थी वो गांधी जी के आगमन से हुई। जब गांधी जी भारत में आए तो भारत में जब उन्होंने देखा कि सभी समाज बिखरा हुआ है और लोगों को अपने हित के प्रति बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, जो उनकी समस्याओं का समाधान करने का कोई भी व्यक्ति इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो ऐसे में गांधी जी ने भारतीय लोगों में वो गांव-गांव गए, शहर-शहर गए, लोगों से मिले और लोगों को उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना का पाठ पढ़ाया। तो इस तरह से जो भारत में लोगों को गांधी जी ने एकजुट करा और सभी लोगों को अंग्रेजों की जो निर्दयी शासन है उससे अवगत कराया और सभी लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा किया, जिससे भारत में राष्ट्रवाद का जो मिठास थी, राष्ट्रवाद का जो एक रस था, उन भारतीय लोगों में गांधी जी ने भरा और यही राष्ट्रवाद की जो भावना थी उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन में आवाज उठाई और भारत को आजाद कराने में इन राष्ट्रवाद का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगर हम बात करें जर्मनी और इटली के अंदर भी राष्ट्रवाद था, क्योंकि एडोल्फ हिटलर और जब मुसोलिनी जब सत्ता में आए तो उन्होंने अपने देश के अंदर अपने नागरिकों को एकजुट करने के लिए उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना प्रेरित की, क्योंकि जर्मनी और नाजीवाद किसी भी हाल में प्रथम विश्व युद्ध में जो उनकी हार हुई थी उनका वो अपमान का बदला लेना चाहते थे। जब जर्मनी और इटली में जब मुसोलिनी और हिटलर का शासन आया तो उन्होंने सभी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उजागर की और अपने देश को एक मजबूती प्रदान करी और उन्होंने अपने देश को प्रथम विश्व युद्ध से पहले की तरह अपने पैरों पर खड़ा किया, क्योंकि एडोल्फ हिटलर, मुसोलिनी जो थे अपने देश के प्रति बड़े ओतप्रोत थे और ये लोग सबसे बड़े राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। अगर हम बात करें इन देशों के जो निर्माता रहे इटली और जर्मनी के जो एकीकरण के, जैसे कि बिस्मार्क, कावूर आदि, ये इतने बड़े राष्ट्रवादी व्यक्ति थे कि इनकी जो गणना है हम इतिहास में महान व्यक्तियों के साथ करते हैं। राष्ट्रवाद के उदय ने प्रथम विश्व युद्ध में टर्की के साम्राज्य और खिलाफत को ऑस्ट्रिया-हंगरी की साम्राज्यवादी धारणा को नष्ट कर दिया। यानी एक जो प्रथम विश्व युद्ध में टर्की के साम्राज्य और खिलाफत की ऑस्ट्रिया जो हंगरी साम्राज्यवादी नीति थी उन्होंने इसको खत्म करा। राष्ट्रवाद का उद्देश्य अपने राष्ट्र अथवा देश के नागरिकों को एक सूत्र में बांधकर उनमें देश प्रेम, एकता, बंधुता और समानता की भावना उत्पन्न करना है। तो राष्ट्रवादी जो व्यक्ति होते हैं, राष्ट्रवाद जो होता है वो अपने देश के अंदर सभी भाषा के लोग, सभी जाति के लोगों को एकजुट करना होता है और इन के अंदर जो घृणा है उसे समाप्त करके केवल देश हित के बारे में प्रेरित करना, यानी इनमें प्रेम की भावना उजागर करना ही राष्ट्रवाद है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि निश्चित क्षेत्र पर जब अपने पन की भावना उत्पन्न हो जाती है तो वे राष्ट्रवाद का रूप धारण कर लेती है। तो किसी देश में रहने वाले लोग जब देश में उनकी मातृभूमि में अपनापन आ जाता है, यानी किसी देश में रहने वाले लोगों को जब देश के प्रति अपनापन की भावना उत्पन्न हो जाती है उनमें और वो देश हित के बारे में सोचने लग जाते हैं, तो ऐसी अवधारणा को हम राष्ट्रवाद की धारणा कहते हैं। बात करते हैं राष्ट्रवाद के विभिन्न उपागमों की। पहला उपागम है
मानवतावादी उपागम। जी, मानवतावादी उपागम एक राष्ट्रवाद का सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपागम है। चलिए देखते हैं। मानवतावादी उपागम राष्ट्रवाद का महत्वपूर्ण उपागमों में से एक है। मानवतावादियों ने राष्ट्रवाद के संबंध में अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। मानवतावादियों के अनुसार जब किसी राष्ट्र या क्षेत्र में एक समान भाषा और विचार परंपरा का उदय होता है तो वहाँ राष्ट्रवाद की भावना होती है। तो मानवतावादियों के अनुसार यह है कि जब किसी देश के अंदर जब लोगों के अंदर एक समान भाषा, प्राचीन परंपरा और देश के प्रति प्रेम की भावना का उजागर होता है तो वहाँ पर राष्ट्रवाद का उदय होता है। उनके अनुसार राष्ट्रवाद की भावना में लोगों में एक समान भाषा और ऐतिहासिक परंपरा का विकास होता है। तो समाज में एक समान विचारधारा और यहाँ तक कि देश प्रेम, प्राचीन परंपरा, जब लोग इन चीज़ों में एकजुट हो जाते हैं और उनमें यानी प्रेम की भावना, देश प्रेम की भावना का उजागर होता है तो उसमें ही हम राष्ट्रवाद का उदय मानेंगे। ये हमारे मानवतावादी उपागमों के विचारकों का मानना है। अब बात करते हैं विस्तारवादी उपागम, यानी राष्ट्रवाद का दूसरा उपागम है विस्तारवादी। विस्तारवादी विचारकों के अनुसार राष्ट्र के अध्ययन के संबंध में अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। विस्तारवादी विचारकों के अनुसार अविकसित देशों के विकास, सभ्यता और सांस्कृतिक विकास के लिए विकसित और सभ्य देशों के विस्तार को अधिक मानते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो देश अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं और वो दूसरे के उपनिवेशों में जाकर अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे हैं तो उनका जो विस्तार है वो एक राष्ट्रवादी है, क्योंकि वो अपने देश के नागरिकों के लिए, अपने देश के हितों के लिए अपने राज्य का विस्तार कर रहे हैं। जैसे कि अमेरिका और ब्रिटेन समय समय पर करते आए हैं। उन्होंने अपने पूरे समाज के पूरे राज्य को अपने अधीन मिला लिया था। यहाँ तक कि जर्मनी और इटली भी एक विस्तारवादी विचारक है। तो इन्होंने भी अपने देश का जो विस्तार है, साम्राज्य का विस्तार करा था, वो अपने देश के लिए, देश के हितों के लिए करा था। और जो देश के हितों के लिए करता वो एक बहुत बड़ा राष्ट्रवादी व्यक्ति था। तो यानी विस्तारवादी उपागम वाले विचारक भी एक राष्ट्रवादी साम्राज्य होते हैं। बात करते हैं मार्क्सवादी उपागम। कार्ल मार्क्स का मानना ये था कि वर्ग विहीन समाज अर्थात क्रांति के बाद शक्तिशाली वर्ग द्वारा स्थापित सरकार की स्थापना के बाद राष्ट्रवाद की भावना का उजागर बड़ी सफलता के बाद पूर्ण होगा। तो कार्ल मार्क्स का ये कहना ये था कि जिस साम्राज्य में समाज दो वर्ग में बटा होगा तो उस वर्ग में हिंसा और शोषण को बढ़ावा मिलेगा। जो गरीब वर्ग होगा, यानी समाज में रहने वाला जो शक्तिहीन वर्ग होगा, वो एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं और वो अपने राष्ट्रवाद की ओतप्रोत भावना से प्रभावित होकर अपने हितों और समाज के हितों के लिए वो गरीब शक्तिशाली वर्ग के द्वारा शोषण को समाप्त करेंगे और इस क्रांति का जो होगा आधार वो राष्ट्रवाद होगा। तो इसलिए वो क्रांति के बाद जब पूंजीवादी शासन का अंत कर देंगे, अब गरीबों की सरकार आएगी। उस सरकार का नाम होगा साम्यवादी सरकार। उस साम्यवादी सरकार में समाज के जितने भी व्यक्ति होंगे वो राष्ट्रवादी व्यक्ति होंगे और ये राष्ट्रवादी व्यक्ति सरकार के नियमों का पालन करेंगे और सरकार साम्यवादी शासन व्यवस्था में जो राज्य होगा वो गरीबों के हित के लिए कार्य करेगा। तो यहाँ पर इन्होंने शक्तिहीन वर्ग को एक राष्ट्रवादी व्यक्ति के रूप में प्रेरित किया, क्योंकि इन राष्ट्रवादी व्यक्तियों ने जो शक्तिशाली वर्ग है और शक्तिशाली वर्ग के द्वारा जो शोषणकारी क्रिया है उसका अंत किया। क्योंकि जब तक शक्तिहीन वर्ग में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न नहीं होगी, जब तक समाज में बदलाव नहीं होगा और ये क्रांति ही एक राष्ट्रवाद का स्वरूप है। तो ये कार्ल मार्क्स की उपागम थे। अब बात करते हैं हम नारीवादी उपागम, नाजीवादी उपागम और फांसीवादी उपागम। यानी ये एक तरह से हमारे जो अधिनायक तंत्रवादी शासन है उसके ऊपर हमारे विचार है। बात करते हैं नाजीवादी विचारकों ने राष्ट्रवाद के अध्ययन में अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। नाजीवादी उपागम के विचारकों के अनुसार राज्य सर्वोपरि है। ये बात फैक्ट है, क्योंकि नाजीवादी उपागम जो थे, जर्मनी जो था वो अपनी जो सीमा है यानी अपने राज्य को ही सर्वोपरि मानता है, क्योंकि उनका मानना है कि हमारा राज्य इंपॉर्टेंट है और अन्य राज्यों से ही घृणा करते थे, क्योंकि ये जो भी अपने राज्य का विस्तार, अपने राज्य का जो विकास करते थे केवल अपने नागरिकों के हित के नहीं करते थे। इनका काम था केवल अपने देश का विकास करना। तो और ये सब कुछ राज्य के लिए है। जैसे हिटलर के नेतृत्व में नाजीवादी द्वारा अपना उग्र रूप धारण कर लिया। जब हिटलर अपने राज्य का शासक बना तो उन्होंने अपना उग्र रूप धारण किया और उन्होंने अपने देश के लोगों को एकजुट करने और अपने देश के विकास करने के लिए कार्य करने
प्रारंभ किए और अपने देश के यानी अपने देश की राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया, जिससे राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मुसोलिनी और हिटलर की हार से जर्मनी व इटली का प्रभाव नष्ट हो गया। तो ये जो जर्मनी और इटली के अंदर जो सत्ता आई थी वो एक राष्ट्रवादी सत्ता थी। अब बात करते हैं उपनिवेशवादी विरोधी उपागम। उपनिवेशवाद विरोधी उपागम के विचारकों के अनुसार अंग्रेजों ने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था कि वे गर्व से कहा करते थे कि उनके साम्राज्य में सूरज कभी नहीं डूबता, क्योंकि उनका साम्राज्य सभी महाद्वीपों में फैला हुआ था। उनका एक प्रतिनिधि वायसराय भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा आदि पर शासन करता था। उपनिवेशवाद विरोधी उपागम के विचारकों के अनुसार इनके शासन का अंत राष्ट्रवाद की भावना ने किया। तो राष्ट्रवाद बहुत बड़ा एक हथियार होता है जो एक देश के जो नागरिक होते हैं, एक समान विचारधारा, रीति रिवाज, परंपरा वाले लोगों में, उनके मन में ये भावना उजागर होती है, तो वो हथियार से वो अपने शोषण का समाप्त करते हैं। उपनिवेशवाद विरोधी उपागम के समर्थकों के विचार मानना ये है कि बड़े बड़े जो अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों ने अपने साम्राज्य को स्थापित किया और ब्रिटेन ने सदैव ये कहा कि गर्व से कहा करते थे कि उनके साम्राज्य का में सूरज कभी नहीं डूबता और हमें कोई हरा नहीं सकता। तो ऐसे में जब इन्होंने अपने साम्राज्य को स्थापित किया, एशिया के देशों पर इन्होंने अब शोषण करा, यानी एशिया के देशों को गुलाम बनाया और इन पर अपने शासन को स्थापित करके अपने वायसराय यानी लॉर्ड को उन्होंने नियुक्त करा। तो ऐसे में जब इनके शोषण इतना बढ़ गया कि भारत जैसे देशों में जब लोग एकजुट हो गए तो इनके खिलाफ बहुत सारे राष्ट्रवादी आंदोलन होने लगे। यानी जो अंग्रेज शासनकाल ने और देशों में जो गुलाम बनाए थे, गुलाम देशों में राष्ट्रवाद को बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका भी निभाई, क्योंकि इन्होंने जब शोषणकारी क्रिया अपनानी स्टार्ट करी तो लोग अपने हितों के प्रति जागरूक होने लगे और लोग इनके खिलाफ आवाज़ उठाने लगे, जिसके कारण भारत जैसे देशों में जो राष्ट्रवादी भावना थी उजागर हुई और भारत में जो राष्ट्रवाद का जो बीज बोया था वो हमारे गांधी जी ने बोया था, जिसके आधार पर भारत में राष्ट्रवाद की भावना ने ही अंग्रेज शासनकाल से छुटकारा पाया और देश को आज़ाद कराया। यानी स्वराज्य की स्थापना भारत में राष्ट्रवाद की भावना से उत्पन्न हुई। तो ये उपनिवेशवाद विरोधी उपागम थे जो राष्ट्रवाद के उदय को वो महत्वपूर्ण मानते। तो इस तरह से ये राष्ट्रवाद के विभिन्न उपागम है। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो राष्ट्रवाद के विभिन्न उपागम, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।